नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बायोलॉजी जीव विज्ञान के एमसीक्यू चल रहे हैं अपने। अब तक अपने ने 2 अच्छे सेट किए हैं। टोटल 40 क्वेश्चन अपने ने कर लिए हैं और कुछ क्वेश्चंस में भी अपने ने कई क्वेश्चन देखे हैं। आज मैं आपके लिए एमसीक्यू पार्ट 3 लेकर आया हूं। 20 अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं। उन 20 अच्छे क्वेश्चन से अपने कुछ क्वेश्चन और भी निकालेंगे, तो काफी अच्छा सेशन रहने वाला है और उम्मीद है कि जो आपने पढ़ रखा है वहां से आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा और नई चीजें भी आपको सीखने को मिलेगी। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। देखो, बायोलॉजी एमसीक्यू जिसका पार्ट 3, फलों के अध्ययन को कहते हैं। फल, फ्लावर, इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? देखो, हॉर्टिकल्चर कहते हैं? नहीं, हॉर्टिकल्चर तो एक प्रकार की बागवानी हो गई जिसमें आप फल सब्जियां वगैरह उगाते हो। होरोलॉजी? नहीं। पोमोलॉजी? हाँ। फ्रेनोलॉजी? नहीं। फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है। याद रह जाएगा, हॉर्टिकल्चर मत करना, बच्चे हॉर्टिकल्चर करके आ जाते हैं। हॉर्टिकल्चर नहीं होता है, क्या होता है? पोमोलॉजी होता है। याद रह जाएगा आपको अच्छे से। चले आगे। चलो, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इन दिनों सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग, है ना, सुमेलित वाले। कैसे क्वेश्चन हैं? देखो दोस्तों, इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ जिसे अपने ईईजी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ईईजी, है ना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जिसे हम ईसीजी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ईसीजी के नाम से। स्फिग्मेनोमीटर और स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप है ये, स्टेथोस्कोप। देखो दोस्तों, सुनो, मस्तिष्क संबंधी गतिविधियों या बीमारियों का पता लगाने के लिए हम करते हैं ईईजी, जिसे अपने बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ। हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाने में हम करते हैं ईसीजी, जिसे अपने बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अपने शरीर का जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तदाब होता है, जिसे हम रक्तचाप भी कहते हैं, उसको मापने के लिए जिस युक्ति का, जिस डिवाइस का यूज किया जाता है वो होती है स्फिग्मेनोमीटर। क्या होती है? स्फिग्मेनोमीटर होती है। और हृदय की धड़कन को सुनने वाला जो यंत्र होता है वो होता है स्टेथोस्कोप। डॉक्टर गले में लटका के घूमता है, वो क्या है? स्टेथोस्कोप है। समझ में आई बात? तो अब इनको देखो, मैच करते हैं। ईईजी इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ है ना, ये मस्तिष्क के रोगों का निदानकारी यंत्र है। ये कौन सा हो गया? ये हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये हृदय के रोगों का निदानकारी यंत्र है, वो कौन सा हो गया? ये हो गया। स्फिग्मेनोमीटर, स्फिग्मेनोमीटर ये क्या है? रक्तदाब को मापता है, तो कौन सा हो गया? ये हो गया। स्टेथोस्कोप ये हृदय की धड़कन को सुनने वाला यंत्र हो गया, तो ये हो गया। यानी हृदय संबंधी रोगों का एनालिसिस करने के लिए ईसीजी की जाती है, मस्तिष्क संबंधी रोगों का एनालिसिस करने के लिए ईईजी की जाती है, हृदय की धड़कन को सुनना हो तो स्टेथोस्कोप, रक्तचाप जिसे ब्लड प्रेशर अपने कह देते हैं उसको मापना हो, ब्लड प्रेशर उसको मापना हो तो हम स्फिग्मेनोमीटर का यूज करते हैं, जो कि हो गया थर्ड। अब मिलाओ पहले को दूसरे से, ये रहा, दूसरे को पहले से, ये रहा, तीसरे को चौथे से, ये रहा, चौथे को तीसरे से, ये रहा। तो सबसे सही आंसर कौन सा हुआ? ब। कौन सा आंसर हो गया? ब। ईईजी, ईसीजी, स्फिग्मेनोमीटर और स्टेथोस्कोप। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, तीसरा, भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है ना, जिसे अपने बोलते हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो उस समय आंसर देना होता है लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में है। दोस्तों ध्यान रखना इसका, लखनऊ में, यूपी में आता है लखनऊ, है ना, लखनऊ। चलो चौथे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है?
मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा ऑर्गन होता है यकृत, है ना। इसका जो वजन होता है वो 1.5 केजी से 1.6 केजी तक होता है और भार के आधार पर ये सबसे बड़ा अंग है। भार के आधार पर अगर दोस्तों यहां पर त्वचा लिखी हुई आ जाती ना, देखो इसमें त्वचा लिखा हुआ नहीं है, अगर त्वचा लिखी हुई आ जाती ना तो सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है ना। सबसे बड़े अंग की बात करें ना तो पहले नंबर पर आती है त्वचा, जिसे अपने बोलते हैं स्किन, है ना। और दूसरे नंबर पर आता है यकृत, जिसे अपने लीवर कहते हैं, लीवर, है ना। स्किन जो होती है ना, स्किन त्वचा, वो लंबाई के आधार पर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, जबकि भार के आधार पर मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है, भार के आधार पर मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो यकृत होता है। तो यहाँ 4 में त्वचा तो है ही नहीं, यहाँ पे क्या है, यकृत है ना। लंबाई, अब लंबाई तो देखो त्वचा की हर व्यक्ति में कैसे भी हो सकती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा अंग त्वचा है, सेकंड नंबर पर यकृत है। यकृत को भार के आधार पर व्यक्ति का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। हृदय नहीं है, मस्तिष्क नहीं है, गुर्दा नहीं है। अच्छा, हृदय का वजन कितना होता है, हार्ट का वजन लगभग 300 ग्राम। मस्तिष्क का वजन कितना होता है, मस्तिष्क का वजन होता है, मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। ये किसका वजन है ना, मस्तिष्क का वजन है ना। यकृत का मैंने बता दिया, जो गुर्दा है उसका वजन कितना है, 280 से 300 ग्राम। ये दोनों गुर्दे के हैं। अगर एक गुर्दा, एक किडनी की बात करें ना, एक किडनी की बात करें तो उसका वजन होता है 140 से 150 ग्राम, 140 से 150 ग्राम। और यकृत का वजन कितना हो गया, 1500 से 1600 ग्राम। तो इस सारों का मैंने वजन बता दिया। तो वजन के आधार पर, भार के आधार पर सबसे बड़ा अंग यकृत हो गया है, यकृत। राइट, कहानी समझ में आएगी। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा था आपसे, अब कर सकते हो आप। चलो, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, श्वेत रुधिराणु, जिसे अपने इंग्लिश में बोलते हैं WBC। क्या बोलते हैं, WBC, जिसे अपने बोलते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। WBC, जिसे व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, श्वेत रक्त रुधिराणु कहा जाता है। तो WBC भी दोस्तों कई प्रकार की होती है। ग्रेनुलोसाइट होती है, अग्रेनुलोसाइट होती है, कणिका में, अकणिका में होती है, जिनमें न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, कई प्रकार की WBC आ जाती है ना। रक्त परिसंचरण तंत्र मैंने पढ़ा रखा है, आपको प्लेलिस्ट में रक्त परिसंचरण तंत्र मिलेगा, उसमें मैंने WBC पढ़ा रखी है, तो डिटेल में पढ़ा रखी है कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसमें ये सारी WBC आती है। तो वहां पर एक क्वेश्चन क्रिएट हुआ था कि सबसे बड़ी WBC कौन सी है, तो उस समय आंसर होता है मोनोसाइट। कौन सी होती है, मोनोसाइट सबसे बड़ी WBC है। जबकि सबसे छोटी WBC होती है वो होती है लिम्फोसाइट। वो कौन सी होती है, लिम्फोसाइट होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु यानी WBC पूछी गई है, तो अपने को आंसर क्या देना है, मोनोसाइट। और सबसे छोटी की बात आ जाती कि सबसे छोटी WBC कौन सी है, छोटी WBC की बात करें तो वो कौन सी है, तो वो है लिम्फोसाइट। कौन सी है, लिम्फोसाइट। ठीक है, सबसे बड़ी मोनोसाइट। क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, है ना। WBC से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। बिंबाणु थ्रोमोसाइट सबसे बड़ी नहीं होती है, रक्ताणु RBC सबसे बड़ी नहीं होती है। यहाँ पर WBC के बारे में पूछा है तो WBC सबसे बड़ी है। कौन सी, मोनोसाइट। जिसका क्वेश्चन पूछता है उसी का तो आंसर देना होता है। RH कारक की खोज किसने की, हेक्सले ने? नहीं, हेक्सले ने जीव द्रव्य के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था कि कोशिका के अंदर भरा हुआ संपूर्ण द्रव्य जीव द्रव्य कहलाता है, और जो जीव द्रव्य है वो जीवन का भौतिक आधार है ना। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये बात किसने बताई थी, हेक्सले ने बताई थी। डार्विन ने नहीं, है ना, डार्विन का भी आपको पता होगा, वेलस ने नहीं। यहां पर आएगा लैंडस्टीनर और विनर। देखो ये लैंडस्टीनर नाम का साइंटिस्ट है ना, इसने सबसे पहले ब्लड ग्रुप को खोजा था, रक्त समूह को खोजा था। सबसे पहले रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज ही किसने की थी, लैंडस्टीनर ने की थी 1901 में, है ना। 1901 में सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह के बारे में पता लगाया था, है ना।
लेकिन रक्त समूह अपना पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है। ये कहानी होती है पॉजिटिव नेगेटिव आरएच फैक्टर के कारण, जिसे अपने रिसस फैक्टर बोलते हैं। इस रिसस फैक्टर की जानकारी भी लैंडस्टीनर ने दी थी, उनके साथ में एक साइंटिस्ट और जुड़ गया था, विनर, है ना। तो आरएच फैक्टर की बात करें, आरएच कारक की बात करें तो लैंडस्टीनर और विनर ने अपने को आरएच फैक्टर के बारे में बताया था। तो इसका सबसे सही आंसर है बी। सबसे सही आंसर क्या है? बी है। समझ में आई कहानी? आरएच कारक की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर और विनर ने। चलें आगे, समझ में आई बात? ठीक है, चलो। गर्भ रक्ताणु कोरकता, जिसे आपने बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस का प्रमुख कारण है आरएच बेजोड़ता, है ना। रक्त आरएच बेजोड़ता जो है ना, आरएच फैक्टर में डिफरेंस आ जाता है तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो माता में पहली संतान तो होती है वो स्वस्थ पैदा होती है, लेकिन दूसरी संतान होती है वो मृत पैदा होती है। ये भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, गर्भ रक्ताणु कोरकता होती क्या है ना। समझ में आई बात? यहां तक कहानी समझ में आई? चलो चलो चलते हैं नेक्स्ट। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए? तो अपने को पता है कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जिसे सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? यूनिवर्सल डोनर कौन सा है ना? यूनिवर्सल, अगर मैं डोनर की बात करूं, सर्वदाता रक्त समूह की बात करूं तो वो होता है ओ। और ओ में भी कौन सा होता है? ओ नेगेटिव होता है। कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है ना। तो नेगेटिव कब पता चलेगा? जब उसके अंदर आरएच फैक्टर होगा ही नहीं, यानी आरएच नेगेटिव वाले को नेगेटिव ब्लड ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो ओ है और आरएच फैक्टर क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो सबसे सही आंसर कौन सा होगा? ओ नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप हर किसी को दे सकता है। सर्वदाता रक्त समूह ओ होता है, ओ में भी कौन? ओ नेगेटिव। और सर्वग्राही रक्त समूह होता है ए बी। यहां से क्वेश्चन और आ जाता है, सर्वग्राही रक्त समूह, सर्वग्राही रक्त समूह जिसे अपने यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, वो होता है ए बी। और ए बी में कौन सा? ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव जो होता है वो सर्वग्राही रक्त समूह होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? ओ आरएच नेगेटिव, है ना। आरएच फैक्टर ही हमें बताता है ना। देखो इन कार्ल लैंडस्टीन और विनर ने क्या है, एक बंदर था, लाल मुंह का बंदर, उस बंदर का नाम था मकाका रिसस। उसकी आरबीसी में इन्होंने क्या एक विशेष प्रकार की प्रोटीन खोजी, उस प्रोटीन का नाम इन्होंने आरएच फैक्टर रख दिया। आरएच मतलब होता है रिसस, उस बंदर का नाम रिसस था इसलिए रिसस फैक्टर उस प्रोटीन का नाम रख दिया। अब जो लाल मुंह के बंदर में, रिसस बंदर में, मकाका रिसस नाम के बंदर में जो प्रोटीन पाई गई थी, ऐसी प्रोटीन अगर इंसान में पाई जाती है तो उसके ब्लड ग्रुप को तो पॉजिटिव कह देते हैं, नहीं पाई जाती है तो नेगेटिव कह देते हैं। यानी आरएच पॉजिटिव मतलब ऐसी प्रोटीन जो बंदर में भी थी वो मनुष्य में है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और आरएच नेगेटिव का मतलब जो प्रोटीन मनुष्य में नहीं है उसका ब्लड ग्रुप कैसा है? आरएच नेगेटिव। तो यहाँ पे आरएच नेगेटिव का मतलब वो प्रोटीन इसमें नहीं है, तो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सर्वदाता रक्त समूह होता है। और ओ में भी कौन सा? ओ नेगेटिव वाला, यानी आरएच नेगेटिव वाला। 9 नंबर क्वेश्चन, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? ब्लड प्रेशर कितना होता है ना। मानव का सामान्य रक्तदाब, ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो सामान्य रक्तदाब की बात करें दोस्तों तो मानव का कितना होता है? 80/120 mmHg होता है। कितना होता है? mmHg। इसकी यूनिट होती है mm/Hg, है ना, mm/Hg। ठीक है, यह है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। 2 प्रकार का ब्लड प्रेशर है, एक होता है हाई ब्लड प्रेशर, ये भी पूछ सकते हैं, एक होता है लो ब्लड प्रेशर, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। एक उच्च रक्तदाब भी आपसे पूछा जा सकता है, निम्न रक्तदाब भी आपसे पूछा जा सकता है।
उच्च रक्तदाब की कंडीशन क्या है कि जो ऊपर वाली वैल्यू ये बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ती बढ़ती कहाँ चली गई 140, और नीचे वाली जो वैल्यू है वो कम हो रही है कितनी चली गई 90। ये होती है हाई ब्लड प्रेशर, जिसे अपने हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं। और लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है, ये ऊपर वाली वैल्यू है वो कम हो रही है, ये कहाँ तक चली जाए, ये 90 तक चली जाए, है ना। और नीचे वाली जो वैल्यू है ये कम होती कहाँ तक चली जाए, 60 चली जाए। तो ऐसी जो ब्लड प्रेशर है इसको अपने क्या बोलते हैं? लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जिसे अपने हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन कहते हैं। समझ में आई कहानी यहां तक? चलो ये क्या लिखा गया? हाइपोटेंशन कहते हैं। देखो दोस्तों, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है ना, वो आप थोड़ा सा सही कर लो। ये इन्होंने सही नहीं लिखा है। ये होता है 120/80 mm ऑफ Hg। 120/80 कर लेना इसको, 80/120 नहीं है, 120/80 कर लेना। 120/80 mm ऑफ Hg ये क्या है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। तो यहाँ पर आंसर होगा अ। आंसर क्या होगा? अ इसका आंसर होगा। समझ में आई कहानी? ठीक है, ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mm ऑफ Hg होता है ना। ऊपर वाली वैल्यू को अपने सिस्टोल कहते हैं, नीचे वाली वैल्यू को अपने डायस्टोल कहते हैं, है ना। डायस्टोल कहते हैं। सिस्टोल का मतलब होता है हृदय का सिकुड़ना, और डायस्टोल का मतलब होता है हृदय का फैलना। एक बार हृदय और एक सिकुड़ता है, फैलता है, तो एक धड़कन का निर्माण होता है। यानी सिस्टोलिक प्रेशर का मान अगर 140 या इससे ऊपर है तो वो हाई बीपी का सदस्य है, और डायस्टोलिक प्रेशर का मान 90 या इससे ऊपर है तो वो, है ना, हाई बीपी का पेशेंट है। और सिस्टोलिक प्रेशर का मान 90 या इससे कम है और डायस्टोलिक प्रेशर का मान 60 या इससे कम है तो वो लो बीपी का मेहमान है। ठीक है, इसको हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, इसको हाइपोटेंशन भी बोलते हैं। तो 80/120 नहीं है, 120/80 mm ऑफ Hg है। थोड़ा करेक्शन कर लेना। चलो आगे चलते हैं। पीडीएफ में मैं करेक्शन करवा के फिर चैनल पे डाल दूंगा, इसमें आप अभी पढ़ रहे हो, करेक्ट कर लेना। शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा है? सबसे बिजी ऑर्गन कौन सा होता है बताओ? क्या किडनी शरीर का सबसे व्यस्त अंग है ना? देखो, 2 किडनी है, एक फेल हो जाती है तो एक किडनी पर अपने अपने जीवन का यापन कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है खाने पीने का, एनवायरमेंट का अपने को। यकृत क्या शरीर का सबसे व्यस्त अंग है? नहीं। मस्तिष्क शरीर का सबसे व्यस्त अंग है? बिल्कुल है ना। वैसे देखा जाए तो व्यस्त अंग है, और वैसे रेस्ट भी कर सकते हैं। सबसे जो बिजी ऑर्गन व्यस्त अंग अगर हम मानते हैं ना किसी को, वो होता है हृदय। वृक्क नहीं है, वृक्क जिसे अपने किडनी बोलते हैं, किडनी सबसे व्यस्त अंग नहीं होती है। यकृत जिसे अपने लीवर बोलते हैं, इसको व्यस्त अंग में नहीं रख सकते। हृदय जिसे अपने हार्ट बोलते हैं, इसको भी व्यस्त अंग में नहीं रख सकते। मस्तिष्क जिसे अपने ब्रेन बोलते हैं, इसको भी व्यस्त अंग में नहीं रख सकते। सबसे अधिक जो व्यस्त अंग होता है, बिजी ऑर्गन होता है, वो होता है हृदय, हार्ट। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, जबकि रक्त के शुद्धिकरण का काम होता है फेफड़े का और किडनी का। शुद्धिकरण का मतलब होता है रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना और कार्बन डाइऑक्साइड कम करना, ये करता है आपके लंग्स। जबकि है ना, किडनी होती है वो रक्त को छानती है और मूत्र का निर्माण करती है। तो हार्ट का काम सिर्फ ब्लड को पंप करना होता है, ब्लड को पंप करना। इसे मानव शरीर की पंपिंग मशीन भी बोलते हैं, और ये मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग है। कौन? हृदय, है ना। चलो आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का रक्त आधान में स्कंदरोधी की तरह उपयोग किया जाता है? रक्तादान का मतलब हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या हो गया? ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब रक्त का आदान प्रदान। देखो, हम जब ब्लड डोनेट करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ब्लड डोनेशन कैंप होता है। आप ब्लड डोनेट करने जाते हो तो आपके शरीर से 1 यूनिट ब्लड निकाला जाता है। 1 यूनिट ब्लड का मतलब हो गया लगभग 350 ml। 350 ml को अपने 1 यूनिट ब्लड बोल देते हैं इंडिया में, है ना। अब उस रक्त को खराब होने से बचाने के लिए, है ना, उसके ऐसे थक्के नहीं जम जाए, वो खराब नहीं हो जाए, उससे बचाने के लिए उसके अंदर कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिसे हम स्कंदन रोधी पदार्थ बोल देते हैं, जो रक्त को खराब होने से बचा ले। तो वो कौन से होते हैं?
या तो उसके अंदर मिलाया जाता है EDTA या उसके अंदर मिलाते हैं सोडियम सिट्रेट, इन दोनों में से कोई सा भी पदार्थ मिला दिया जाता है ना। ठीक है, सोडियम सिट्रेट, EDTA ये रक्त को खराब होने से बचाता है जब हम ब्लड डोनेट करते हैं, है ना। तो वो जो रक्त होता है पॉलीथीन में, उसमें सोडियम सिट्रेट या EDTA ये पदार्थ होते हैं, इनके स्कंदन रोधी पदार्थ भी बोलते हैं, इसको जमने से खराब होने से बचाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सोडियम सिट्रेट होगा। ये राजस्थान LDC में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। सोडियम नाइट्रेट नहीं है, सोडियम एसीटेट नहीं है, सोडियम कार्बोनेट नहीं है, यहाँ पे आंसर क्या देना होगा, सोडियम सिट्रेट वर्ड लिखा हुआ आ सकता है, EDTA लिखा हुआ आ सकता है, या ये वर्ड लिखा हुआ आ सकता है। एक पदार्थ और होता है जिसे सोडियम डेक्सट्रेट बोलते हैं, डेक्सट्रेट कहते हैं, सोडियम डेक्सट्रेट, सोडियम सिट्रेट या EDTA। ठीक है, चले आगे। चलो 12वां क्वेश्चन, काली मौत किसे कहते हैं। काली मौत, जिसे हम ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं, किसे कहते हैं। काली मौत, ब्लैक डेथ किसे कहा जाता है। कैंसर को काली मौत बोलते हैं, नहीं। प्लेग जो होता है ना, प्लेग, उसको काली मौत के नाम से जाना जाता है। एड्स अपने आप में रोग नहीं है, रोगों का समूह है। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो एड्स को काली मौत नहीं कहेंगे। गोनोरिया को भी नहीं कहेंगे, गोनोरिया भी एक STD है ना, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज है, एक लिंग संसर्ग रोग है जो संक्रमित रक्त से फैलती है, असुरक्षित यौन संबंध से भी ये फैल सकती है। इसके अंदर जननांगों में खुजली हो जाती है और सूजन आ जाती है। यह एक जीवाणु के कारण होने वाला रोग है जो नेसेरिया गोनोराई नाम के जीवाणु के कारण होता है, तो गोनोरिया भी नहीं है। एड्स एक विषाणु के कारण होने वाला रोग है जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस नाम के विषाणु के कारण होता है, तो ये भी नहीं है। इसको अपने काली मौत नहीं कहते हैं। प्लेग, प्लेग को काली मौत कहा जाता है। भारत में जो प्लेग है वो 1994 में सूरत में फैला था और बहुत भयंकर प्लेग फैला था दोस्तों, है ना, काफी मौतें भी हुई थी। प्लेग चूहों से फैलने वाला रोग है। चूहों पर एक पिस्सू पाया जाता है जिसका नाम होता है पास्चुरेला पेस्टिस, जिसे अपने यर्सीनिया पेस्टिस भी बोलते हैं। वो जब हमारी त्वचा के संपर्क में आता है तो एक जीवाणु छोड़ देता है, उस जीवाणु का नाम होता है, चूहों के शरीर पर एक पिस्सू पाया जाता है, उस पिस्सू का नाम होता है जीनोप्सेला चियोप्सिस। वो जब जीनोप्सेला चियोप्सिस अपनी त्वचा के संपर्क में आता है तो एक जीवाणु छोड़ देता है, एक बैक्टीरिया छोड़ देता है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है पास्चुरेला पेस्टिस, जिसे यर्सीनिया पेस्टिस भी कहते हैं। वही अपने शरीर में प्लेग का कारण बनता है। उसके कारण अपनी जो त्वचा है वो धीरे धीरे गलने लग जाती है, व्यक्ति की गल गल कर मृत्यु होती है। इसलिए इसे काली मौत, ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। किसको? प्लेग को। तो काली मौत किसे कहते हैं, ब्लैक डेथ किसे कहते हैं, तो उस समय आंसर क्या देना होता है, प्लेग को हम काली मौत, ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। तो ये कहानी आपको सिंपल सी समझ में आई होगी। चलिए आगे दोस्तों, चलो। चिकन पॉक्स निम्नलिखित में से किससे होता है ना। देखो वहां पर एक क्वेश्चन और बता देता हूं। एक ब्लैक फीवर भी आता है क्वेश्चन, ब्लैक फीवर, जिसे अपने काला बुखार भी कहते हैं। तो काला बुखार जो होता है वो एक रोग होता है जिसे अपने काला आजार रोग बोलते हैं, है ना। एक रोग होता है काला आजार रोग, जो कि एक प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। काला आजार रोग, है ना, एक प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। उस प्रोटोजोआ का नाम होता है लिस्मानियासिस डोनोवनी, है ना। लिस्मानिया डोनोवनी नाम के प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसे काला बुखार भी कहते हैं। किस रोग को? काला आजार रोग को। तो ये भी चीज ध्यान रख लेना साथ में। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स जिसे हम छोटी माता कहते हैं, जिसे हम आंकड़ा काकड़ा भी कह देते हैं मारवाड़ी में, वो किसके कारण होता है ना। आंकड़ा काकड़ा भी इसी को कहा जाता है ना। चिकन पॉक्स निम्नलिखित में से किससे होता है ना, किससे होता है? ठीक है, प्रोटोजोआ से होता है? नहीं। जीवाणु से होता है? नहीं। विषाणु वायरस से होता है? यस।
कवक से होता है? नहीं। तो जो चिकन पॉक्स है, छोटी माता है, आंकड़ा काकड़ा है, वो विषाणु वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है ना, विषाणु वायरस के कारण होने वाला रोग है। और चिकन पॉक्स जिस वायरस के कारण होता है उस वायरस का नाम होता है वेरिसेला वायरस। वेरिसेला वायरस के कारण होने वाला रोग है। चले आगे, चलो। फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? फाइलेरिया डिजीज जो होती है वो किससे प्रोड्यूस उत्पन्न होने वाला रोग है? कृमि, वर्म के कारण होने वाला रोग है ना, वर्म, फफूंद, फंगस के कारण होने वाला रोग है, फंगस के कारण होने वाला रोग है, जीवाणु, बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है, या प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है, या प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। तो जो फाइलेरिया होता है, जिसे हम हाथी पांव रोग भी कहते हैं, फाइलेरिया को दोस्तों हाथी पांव रोग भी कहा जाता है, हाथी पांव रोग। इसे एलिफेंटेसिस डिजीज भी कहा जाता है, एलिफेंटेसिस रोग भी कहा जाता है, एलिफेंटेसिस रोग, एलिफेंटेसिस डिजीज भी कहा जाता है, जो कि एक कृमि के कारण होने वाला रोग है। जो ये कृमि होता है, ये किससे फैलता है? ये फैलता है मच्छर से। किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है। उस मच्छर का नाम क्या है? उस मच्छर का नाम है क्यूलेक्स मच्छर। क्या नाम है दोस्तों? क्यूलेक्स मच्छर है वो नाम है। इसके कारण जो रोग होता है उस रोग को फाइलेरिया, हाथी पांव रोग या एलिफेंटेसिस डिजीज के नाम से जानते हैं। ये जो मच्छर है वो अपने क्यूलेक्स है, ये क्यूलेक्स है ना, क्यूलेक्स, ये क्यूलेक्स है, क्यूलेक्स, क्यूलेक्स मच्छर से ये रोग फैलता है। ये मच्छर अपने शरीर में एक कृमि छोड़ देता है। उस कृमि का नाम होता है, उस कृमि का नाम है वुचरेरिया, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई, है ना, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई उस कृमि का नाम है ना, वुचरेरिया ब्रैंकोफ्टाई उस कृमि का नाम है। समझ में आई बात? फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? फाइलेरिया रोग हाथी पांव रोग, इसे एलिफेंटेसिस रोग बोलते हैं। ये कृमि से होने वाला रोग है जो कि एक मच्छर से फैलता है, क्यूलेक्स नाम के मच्छर से फैलता है। ये क्यूलेक्स जब अपनी त्वचा में आता है, संपर्क में आता है, तो एक कृमि छोड़ देता है। उस कृमि का नाम है वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई, है ना। और इसमें क्या होता है ना, पैरों में सूजन आ जाता है। पैर जो होते हैं वो हाथी की तरह हो जाते हैं, बड़े बड़े, इसलिए इसे हाथी पांव रोग भी कहा जाता है ना। इसमें अपना लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, वो प्रभावित हो जाता है। लसिका वाहिनियों में सूजन आ जाती है। ठीक है, चलो लिखना चाहो तो लिख लो। देखो इसको 2 मिनट, मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं। कर लिया नोट, है ना। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आराम से। चलो, निम्नोक्त जोड़ों में से किसका मेल सही बैठा है? निम्नोक्त जोड़ों में से किसका मेल सही बैठा है? टिटनस, टीबी, मलेरिया, स्कर्वी। ठीक है ना। तो देखो, टिटनस होता है, टिटेनस के लिए जो टीका लगता है वो डीपीटी का टीका लगता है ना, डीपीटी का टीका लगता है। या एक टीका लगता है एटीएस, जिसे अपने एंटी टिटेनी सीरम बोलते हैं, है ना। एटीएस, एंटी टिटेनी सीरम अपने कहते हैं, है ना, डीपीटी या एटीएस। ठीक है। राजयक्ष्मा, टीबी, टीबी के लिए जो टीका होता है वो बीसीजी का टीका होता है, बीसीजी। अच्छा, डीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस, इन 3 रोगों के लिए टीका लगता है। एक, है ना, टिटनस हो, आपको सुई हुई, जंग लगी हुई, कील वील कुब जाती है, तो उससे पहले भी एक टीका लगता है। तो उसके बाद में डॉक्टर टीका लगाता है जो एटीएस होता है, एंटी टिटेनी सीरम घोड़े से प्राप्त होता है। ये राजयक्ष्मा, जिसे टीबी हम बोलते हैं, ये बीसीजी, है ना, बेसिलस कालमेट ग्यूरी नाम का टीका इसके लिए होता है। एटीएस नहीं होता है, एटीएस टिटनस के लिए होता है, अभी मैंने आपको बताया था। स्कर्वी, स्कर्वी थाइमीन लिखा है, थाइमीन, स्कर्वी थाइमीन इनका रासायनिक नाम लिखा है। जबकि स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से होती है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कोर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कोर्बिक एसिड होता है, एस्कोर्बिक अम्ल होता है। तो यहाँ पर एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक अम्ल नाम में लिया जाएगा। तो ये भी सही नहीं है,
थायमीन किस विटामिन का नाम है? विटामिन बी का नाम थायमीन होता है दोस्तों। यहाँ पर सबसे सही है मलेरिया। मलेरिया के उपचार के लिए एक दवाई है क्लोरोक्वीन। आपने कोरोना में एक दवाई का नाम जरूर सुन रखा होगा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, है ना। कोरोना के उपचार के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का आयात निर्यात बहुत किया गया था, भारत से बाहर भेजी जा रही थी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन कि ये कोरोना रोगियों के लिए क्या है, बड़ी ही कारगर है। ऐसी चर्चा चली थी जब कोरोना फैल रहा था तब। तो ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है, ये मलेरिया के उपचार में दी जाने वाली दवाई होती है। और मलेरिया के उपचार के लिए अभी एक नवीनतम दवाई बनाई गई है जिसका नाम होता है आर्टिमिसिन, है ना। आर्टिमिसिन जो है वो एक नवीनतम दवाई है ना, जो CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा बनाई गई है, जो वंडर प्लांट नाम से पादप से प्राप्त की गई और एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। चलो आगे चले, यहाँ तक समझ में आया। तो सबसे सही जो जोड़ा है वो मलेरिया है, क्लोरोक्वीन। टेटनस नहीं है। BCG का टीका TB के लिए होता है और टेटनस के लिए ATS और DPT होते हैं, है ना। स्कर्वी जो विटामिन C की कमी से होता है, विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल होता है, थायमीन नहीं होता है। मलेरिया के उपचार के लिए क्लोरोक्वीन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवाई काम में ली जाती है। तो सबसे सही आंसर यहाँ पर स है। चले आगे चले दोस्तों, यहाँ तक कहानी समझ में आई। चलो चलते हैं। अलसी जिसे अपने फ्लैक्स सीड बोलते हैं, है ना। अलसी जिसे अपने फ्लैक्स सीड बोलते हैं, फ्लैक्स सीड। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? विटामिन C का, ओमेगा 3 वसीय अम्ल का, आवश्यक अमीनो अम्ल का या प्रतिऑक्सीडेंट का? नहीं, प्रतिऑक्सीडेंट का भी नहीं है, आवश्यक अमीनो एसिड का भी नहीं है, विटामिन C का भी नहीं है, ओमेगा 3 वसीय अम्ल का अलसी जो है वो एक प्रचुर स्रोत है, वो एक, है ना, एबंडेंस मात्रा में पाया जाने वाला सोर्स है। देखो 3 अम्लों के, ये RS का आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, RS में पूछा गया क्वेश्चन है ये, है ना, कि ओमेगा 3 वसीय अम्ल किसका, ओमेगा 3 वसीय अम्ल की मात्रा किसमें पाई जाती है? अलसी में। अलसी का प्रचुर स्रोत कौन सा है? ओमेगा 3 वसीय। देखो 3 चीजें याद रखनी है दोस्तों आपको। एक होता है ओलिक अम्ल, एक होता है लिनोलिक अम्ल, और एक होता है लिनोलिनिक अम्ल। ये वशीय अम्ल है दोस्तों, ये उच्च वशीय अम्ल है ना। ओलिक अम्ल जिसे अपने ओमेगा 9 के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? ओमेगा 9। लिनोलिक अम्ल जो होता है उसे ओमेगा 6 के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ओमेगा 6 के नाम से जाना जाता है। और लिनोलिनिक अम्ल है उसे ओमेगा 3 के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ओमेगा 3 के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी ओमेगा 3 नहीं लिख के आके लिनोलिनिक अम्ल भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आई थिंक आप कर सकते हो अच्छे से, है ना। इसको नोट कर लो, फिर अपने आगे चलते हैं। ओलिक अम्ल को ओमेगा 9 से, लिनोलिक अम्ल को ओमेगा 6 और लिनोलिनिक अम्ल होता है उसे ओमेगा 3 के नाम से जानते हैं। ये उच्च वश्य अम्ल होते हैं, वसा अच्छी खासी उतरी है। ये अलसी से, सोयाबीन के तेल से, इनसे भी प्राप्त हो सकता है ना। अरंडी के तेल से भी ये प्राप्त हो सकते हैं। अरंडी का तेल, अलसी, सोयाबीन, यहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी ये इनके बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं, सोर्स माने जाते हैं। आगे चले, चलो। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? देखो विटामिन B12 होता है ना दोस्तों, उसका जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नाम होता है, वो होता है साइनोकोबालएमीन। वो होता है साइनोकोबालएमीन। ये जो है वो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है ना, साइनोकोबालएमीन, है ना। तो विटामिन B12 में देखो यहाँ से कोबालएमीन नाम आ रहा है, तो इसका मतलब कोबाल्ट पाया जाता है, PB लेड नहीं पाया जाता है, जिंक जस्ता नहीं पाया जाता है, फेरम, है ना, लोहा नहीं पाया जाता है। क्या पाया जाता है? CO, जिसे अपने क्या बोल देते हैं? कोबाल्ट बोल देते हैं, जिसे अपने बोल देते हैं कोबाल्ट, है ना, कोबाल्ट। विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? कोबाल्ट धातु होती है। तो द इसका सबसे सही आंसर है। पौधों में जल परिवहन किसके माध्यम से होता है ना। देखो पादपों में कुछ उत्तक होते हैं जिन्हें हम संवहन उत्तक कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? संवहन उत्तक कहते हैं, जिन्हें हम कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। पादपों में कुछ उत्तक पाए जाते हैं जिन्हें हम संवहन उत्तक, कंडक्टिंग टिश्यू के नाम से जानते हैं। और 2 प्रकार के कंडक्टिंग टिश्यू अपने को देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं जाइलम और एक होता है फ्लोएम।
जाइलम और फ्लोएम नाम के दो प्रकार के कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं जो पादपों में उपस्थित होते हैं। जाइलम होता है वो पादपों में जल का संवहन करता है, जल का क्या करता है, संवहन करता है। और फ्लोएम जो होता है वो है ना भोजन का संवहन करता है, यानी फूड का ट्रांसपोर्टेशन संवहन है वो किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। और जल वाटर का जो संवहन है वो किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा होता है। तो यहाँ पर पौधों में जल परिवहन किसके माध्यम से होता है, तो उस समय आंसर देना होता है जाइलम के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, जाइलम के माध्यम से। एपिडर्मिस तो क्या होता है, त्वचा की बाहरी त्वचा एपिडर्मिस से, फ्लोएम में उससे भोजन का संवहन होगा। यहाँ जल परिवहन या संवहन के बारे में पूछा गया तो वो क्या है, जाइलम है। समझ में आई बात? नोट करना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट कर सकते हो, फिर अपने आगे चलते हैं। मेंडल का जन्म कब हुआ था? देखो मेंडल का जो जीवन काल है ना दोस्तों वो 1822 से 1884 तक है। तो मेंडल का जो जन्म है ना वो 22 जुलाई 1822 का हुआ था और 6 जनवरी 1884 को उसकी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो 22 जुलाई 1822 मेंडल का जन्म माना गया है। ग्रेगर जोहान मेंडल जिसे अनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है ना। फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकता का पिता किसे कहते हैं, इसी मेंडल को कहते हैं, है ना। इसी मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। चलो, जीवधारी के जो लक्षण प्रत्येक रूप से दिखाई पड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी आप शक्ल देख के बता देते हो, अरे यार तेरी शक्ल तो तेरे पापा से मिल रही है, तेरी मम्मी से मिल रही है। ऐसे जो लक्षण जो अपने को बाहर से देखते ही पता चल जाते हैं उनको हम समलक्षणी बोलते हैं, जिन्हें हम फिनोटाइप कहते हैं। और कुछ लक्षण होते हैं जो बाहर से दिखाई नहीं पड़ते हैं, यानी कि जीवधारी के जो अनुवांशिकी लक्षण है उनको हम जीनोटाइप बोलते हैं। तो प्रत्येक रूप से यानी जो बाहर से सीधे दिखाई जाते हैं उनको फिनोटाइप कहा जाता है, उन्हें समलक्षणी कहा जाता है, समलक्षणी, है ना। जो लक्षण बाहर से नहीं दिखाई देते हैं उनको हम जीनोटाइप बोलते हैं, जिन्हें हम समजीनी कहते हैं, समजीनी कहा जाता है, जिन्हें हम समजीनी कहते हैं और समलक्षणी है। सजीन नहीं है, जीनोम नहीं है। तो यहाँ पर है ना जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फिनोटाइप कहा जाता है, फिनोटाइप। और यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए, किसी भी जीवधारी के अनुवांशिकी लक्षण या जो लक्षण बाहर से दिखाई नहीं दे रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, जीनोटाइप। समझ में आई बात? ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के 20 क्वेश्चन आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना। इनको कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको अचीवर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं पीडीएफ में आंसर की लगा के नहीं देता हूं, ताकि आपने अगर ये वीडियो देखा है तो वो पीडीएफ आपके लिए प्रैक्टिस के फॉर्म में है, एक प्रकार का आपके लिए टेस्ट पेपर है। आप उसको कीजिए कि आपको कितना समझ में आया है, कितना याद है ना। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपके डाउट जरूर सॉल्व होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपके लिए बायो के, जीव विज्ञान के 20 अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।